जो बीजेपी ने 650 साल की दोस्ती का वास्ता देते हैं, वो बीजेपी तब ये क्यों भूल जाती है कि चरण सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। 650 साल पुराना तो ना संघ है, 650 साल पुराना ना जनसंघ था, ना 650 साल की कोई इतिहास की कोई वानगी मिलती है भारतीय जनता पार्टी की। ठाकुरों की सरकार चलाई, जो चाहे उसको ठोकते थे। यही कारण है कि सब अपने आप को ठगा और प्रताड़ित महसूस करते हैं। ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहती सरकार, इसलिए बेटा जेल में है और बाप मंत्री पद भोग रहा है। हर चुनाव में ये अपने वादों का और पुराने इतिहास का एक एटीएम कार्ड लेके आते हैं, लेकिन 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 मार्च को पेट्रोलियम प्राइसेस यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम उछाल मारे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है, और अशोक वानखेड़े फिर बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार तुलेंगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी को क्यों तोल रहे हैं? 26 जनवरी का दिन था, और 26 जनवरी के दिन हालांकि गणतंत्र दिन था, छुट्टी थी, एक त्यौहार के रूप में देश मनाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, ये भी मैंने बताया था। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और जो चाणक्य एक समय जनरल सेक्रेटरी के नाते पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते थे, फिर अध्यक्ष बने, फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव 1-2 चुनाव लड़वाए, लेकिन इस बार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं एक छोटे सेक्टर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब उनके लिए दिन ब दिन मुसीबत बनते जा रहे हैं। 26 जनवरी की छुट्टी के दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा के घर अमित शाह जी ने करीब करीब 200 जाट नेताओं से मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने उनको कहा कि आपका और हमारा साथ तो 650 साल पुराना है। जैन चौधरी, जो जाटों के नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते, उन्होंने गलत घर का चुनाव किया है, मतलब समाजवादी पार्टी का चुनाव गलत है। अब मैं उनके उस वक्तव्य पे जाता हूं कि अमित शाह कह रहे थे कि जाटों का और हमारा साथ, आपका और हमारा साथ 650 साल पुराना है। 650 साल पुराना तो ना संघ है, 650 साल पुराना ना जनसंघ था, ना 650 साल की कोई इतिहास की कोई वानगी मिलती है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश में कांग्रेस है, जो 180 साल के आसपास की बात करते हैं उसकी भी। 650 साल से मतलब उनका ये था कि जाटों ने हमेशा मुगल साम्राज्य के खिलाफ तलवारें उठाई हैं, विद्रोह किया है, लड़ाई लड़ी है, और जाट हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करते थे। इसीलिए आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, और हमारा साथ 650 साल का है, ये रेखांकित करते हुए उन्होंने दुहाई दी जाटों को कि लगातार पिछले कई चुनाव आपने बीजेपी को जितवाते आए हैं, आप ही की वजह से बीजेपी जीतती आई है, और इस बार भी आपका सहयोग चाहिए। ये गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? ये वोटों के लिए झोली क्यों फैलानी पड़ रही है? यदि 650 साल का पुराना संबंध है, तो फिर जाट इतने तो बुद्धिहीन नहीं है कि 650 साल का साथ यूं ही छोड़ दें। जब भी आपके पास वर्तमान में कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, तो अक्सर हम इतिहास पे जाते हैं, क्योंकि गौरवशाली इतिहास को रेखांकित कर हमारा जो सबसे घटिया वर्तमान होता है, इसको हम ढकने के प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में भी हमें कोई जीत मिले। ये मनुष्य स्वभाव है। अमित शाह इससे छूटे हुए नहीं हैं। सवाल है जाट के मतों का। वैसा देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूरी पॉपुलेशन यदि देखा जाए, जनसंख्या, उसके अनुपात में जाटों का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब 1.62 या 2% के आसपास जाट यदि हम समझें, तो फिर आप कहोगे कि 2% जाटों के लिए इतने परेशानी क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्ण टोटल जनसंख्या से 2% भले ही अनुपात में हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
जाटों का जो बहुमत है वो 18% पे जाता है। और यह 18% जो मतदान है ये खासकर मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये ऐसे तमाम ज़िले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहाँ जाटों का मतदान यह तय करता है गाज़ियाबाद से। क्योंकि बारहवें राज्य तो हमने बाद में बनाए, लेकिन जाट समुदाय जो फैला हुआ है वो पाकिस्तान से लेकर हरियाणा, पंजाब में सिख जाट है, हरियाणा में आते हैं, मध्य प्रदेश तक जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में आते हैं, आगे हिमाचल में जाते हैं, उत्तराखंड में जाट पाए जाते हैं। एक जाट बेल्ट है ये। लेकिन जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पिछली बार बीजेपी को 117 सीटें मिली थी और उन्हें लखनऊ में सत्ता में काबिज होने के लिए 117 सीटों का बहुमत, बहुत भारी समर्थन था, लोकसभा हो या विधानसभा हो, जाटों ने खुल के साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। वो जाट इस बार नाराज़ क्यों है कि 200 नेताओं को गुहार लगानी पड़ रही है और इतिहास बताना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले चुनाव में जब 300 से ज़्यादा सीट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को लग रहा था कि वाकई हमें अब एक ऐसा सुशासन मिलेगा, गुजरात का एक जो विकास का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश पे लागू होगा, डबल इंजन की सरकार होगी तो हमारी ग्रोथ डबल होगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार इतना होगा कि बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सारा गन्ने का पेमेंट हो जाएगा, रास्ते ठीक हो जाएंगे और एक समृद्ध उत्तर प्रदेश का सपना जो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था चुनाव में, उनके चेहरे पे लोगों ने मोहर लगाई थी। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जैसे ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे उसके बाद उन्होंने गोरखपुर के एक मठाधीश को, योगी आदित्यनाथ को, जो अजय बिष्ट का ओरिजिनल नाम है उनका, राजपूत और ठाकुर समाज से आते हैं, उन्हें लखनऊ बिठा दिया और उसके बाद उन्होंने 5 साल तक ठाकुरों की सरकार चलाई, जो चाहे उसको ठोकते थे। यही कारण है कि सब अपने आप को ठगा और प्रताड़ित महसूस करते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी 3 किसान कानून लेके आए। 3 किसान कानून के खिलाफ पूरे देश के किसानों ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में जो सेनापति बने वो टिकैत थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। 26 जनवरी 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। यह आंदोलन करीब करीब तोड़ दिया था। लाल किले पे एक ऐसा झंडा फहराया गया था जिसे खालिस्तान का नाम दिया गया था। पूरे देश में आक्रोश था। लाल किला और लाल किले की प्राचीर ये देश की अस्मिता का एक चिन्ह है। वहाँ पर किसानों का हमला, देश भर किसानों के प्रति, आंदोलनकारियों के प्रति एक रोष व्यक्त था। लेकिन शाम को होते होते जो आंदोलन टूट सा गया था, टिकैत साहब के 2 आंसुओं ने, जो उन्होंने कैमरे के सामने रो दिया और कह दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन धरना स्थल से नहीं उठूंगा, उसके बाद एक नया चैतन्य आ गया और फिर दिल्ली को इस मामले में घेरा गया कि चुनाव आते आते केंद्र सरकार को नतमस्तक होना पड़ा किसानों की मांग के आगे और 3 कानून वापस लिए गए। लेकिन किसानों की डिमांड मात्र 3 कानून वापस लेने की नहीं थी, साथ में थी एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, साथ में थी जो 700 किसान शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, उनका स्मारक बने। केंद्र सरकार ने 3 कानून तो वापस लिए, कुछ रेवड़ियाँ बांटी, आश्वासन दिए, कमेटियाँ स्थापित करने की बात की और उस दिन से आज तक चुनाव तो अपने स्पीड पे चले हैं। किसान आज भी उन तमाम बाकी वादों के तरफ आशा भरी नज़र से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। टिकैत साहब बीच में ये ज़रूर कहते हैं कि फिर से हमको आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलनकारी को बैठेंगे। इसी बीच उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में एक गैंगस्टर जिसको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया गृह मंत्रालय में, उसका बेटा अपनी जीप से आंदोलनकारी किसान को रोनते हुए जाता है। उसके बाद कई दिनों के बाद एफआईआर होती है, कई पॉलिटिकल प्रेशर और मीडिया के प्रेशर के बाद वो अरेस्ट होता है और एसटीएफ ऑर्डर देती है। एसटीएफ की कमेटी जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो कहती है कि ये षड्यंत्र के तहत हुआ और ये हादसा होने के 2 दिन पहले आदरणीय मंत्री जी लोगों को आह्वान करते हैं कि आप मेरा मंत्री होना या सांसद होना मत देखिए, मेरे अतीत को देखिए मैं क्या था, मैं आपको रास्ते पे उतरने नहीं दूंगा। मंत्री जी का
धमकी देना, उसके बाद ये हादसा होना, एसटीएफ का इसे षड्यंत्र कहना, ये सीधा जोड़ता है कि मंत्री जी षड्यंत्र में थे। लेकिन फिर मंत्री जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहती सरकार, इसलिए बेटा जेल में है और बाप मंत्री पद भोग रहा है। ये भी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ और उसमें मरने वाले लोग भी जाट थे। आज क्या उन्हें न्याय मिला? इसलिए जब 650 साल की दोस्ती का वादा जब करते हैं या गुहार लगाते हैं गृह मंत्री, तब जाटों के तरफ से जो आम जाट मतदाता है, नेताओं की बात छोड़िए, 200 लोग जो पहुंचे वो कौन थे, क्या थे, उसके बारे में बात होगी, लेकिन आम जाट मतदाता जो है वो एक सवाल पूछ रहा है। 650 साल की दोस्ती छोड़िए, पिछले 5 साल में आपने हमारे लिए क्या किया, यही बात बता दीजिए। बंगाल के चुनाव आते से प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने की घोषणा हो सकती है, लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह का योगदान इस देश के लिए प्रणब मुखर्जी से ज़्यादा नहीं था? चौधरी चरण सिंह के लिए लगातार कई सालों से मांग उठ रही है उनको भारत रत्न दिया जाए। 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी बीजेपी की सत्ता लेके बैठे हुए हैं। जो बीजेपी ने 650 साल की दोस्ती का वास्ता देते हैं, वो बीजेपी तब ये क्यों भूल जाती है कि चरण सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? जाटों को आरक्षण को लेके हर चुनाव में लॉलीपॉप दिया जाता है, जाटों को बोला जाता है कि हम सहानुभूति पूर्ण विचार करेंगे, लेकिन वो विचार 2014 से 2022 तक सिर्फ विचार में ही रहा है, वो कागज पे उतर नहीं पाया। गन्ने का बकाया हो, बेरोजगारी हो, आवारा पशुओं का आतंक हो, इन तमाम समस्याओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट मुक्त नहीं है, वो उसका भुक्तभोगी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, वो मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने, और मैं यदि 2017 के चुनाव की बात करूं तो जाट मतदाताओं ने, कुल जाट मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए तो उसमें से 39% ने बीजेपी का साथ दिया था, 11% समाजवादी पार्टी के साथ थे, 3% बीएसपी के साथ थे, 2% कांग्रेस के साथ थे। 39% जाट जब साथ हो जाता है तो आपको लखनऊ में बैठने में आसानी हो जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन इतनी भारी बहुमत में साथ देने के बाद भी यदि 5 साल तक योगी राज में जाटों की एक भी मांग पे सहानुभूति पूर्ण विचार तक नहीं किया गया, तो फिर गृह मंत्री किस मुंह से जाटों को 650 साल पुरानी दोस्ती याद दिलाते हैं? ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए जाट मतदाता एक एटीएम है। हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव, हर 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव, बीच बीच में लोकल बॉडीज़ के चुनाव, स्थानीय निकायों के, हर चुनाव में ये अपने वादों का और पुराने इतिहास का एक एटीएम कार्ड लेके आते हैं। वो मशीन में डालकर जाट मतदाताओं के मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बार बार बताया जाता है कि विरोधी पक्ष आता है तो गुंडागर्दी बढ़ती है, लेकिन क्या यादवों के गुंडागर्दी से आवारा पशुओं की गुंडागर्दी ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है? सवाल ये है कि क्या गन्ने का बकाया पहले नहीं मिलता था और आज भी नहीं मिल रहा था, और आप में और समाजवादी में फ़र्क क्या है? समाजवादियों के टाइम बेरोजगारी कम थी, आपके टाइम बेरोजगारी बढ़ी, तो हम सही किसको कहे? आप पूर्वांचल और बड़े बड़े हाईवे और सुपर एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड है जहाँ पे चलना तक मुश्किल हो जाता है, इसके बारे में क्या अमित शाह कभी बात करेंगे? जिन किसानों के यहाँ ट्रैक्टर है उसमें लगने वाला डीजल की कीमत कहाँ उछल जा रही है, यह किसी को पता है? वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड की कीमत $88 पहुंचने के बाद भी सरकारें अभी कीमतें बढ़ा नहीं रही है। लेकिन 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद 11 मार्च को पेट्रोलियम प्राइसेस यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें एकदम उछाल मारे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये मैं पिछले 10 साल के 10 चुनाव के 2014 से लेकर आज तक के चुनाव का इतिहास बता सकता हूँ। कभी मैं अलग से इस पे कहानी करूँगा, पेट्रोलियम प्राइसेस और चुनाव के साथ राज सत्ता कैसा खेलती है। लेकिन एक बात तय है कि जाटों को 150 साल का इतिहास याद दिलाने वाले अमित शाह जी को इस बारे में बड़ी असहजता होती है जब जाट 150 साल के बजाय सिर्फ पिछले 5 साल आपने क्या किया, ये सवाल पूछता है। इसलिए
कितना भी कहिए। जयंत चौधरी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि मुझे न्योता देने से काम नहीं होगा, उन 700 परिवारों का क्या जिनके यहाँ शहादत हुई। सरकार उनको शहीद मानने तो को तैयार नहीं, स्मारक की ज़मीन देने को तैयार नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी का असली चेहरा। मैं ये नहीं मानता कि समाजवादी या बहुजन समाजवादी ने बहुत ज़्यादा काम किया या कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा सीटें देके लोगों ने चुनाव जितवाया था। लेकिन पिछले 5 साल में यदि हम एवरेज देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में या योगी राज में उत्तर प्रदेश 50 साल पीछे चला गया। ये वस्तुस्थिति है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।